पिछले 20 सालों से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 6 से 7% के आसपास की रही है। हेडलाइंस और सुर्खियों में तो बहुत सुखद लगती है, लेकिन पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीडीपी के बड़े नंबर्स ग्राउंड रियलिटी को नहीं बता पाते। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच का फासला इतना वास्ट क्यों है और ये इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अमन राज। एक कहावत है, पैसा ही पैसे को बनाता है। मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा बना भी नहीं पाएंगे। तो आखिर इस देश में पैसा है किसके पास, और इससे भी ज़रूरी बात, कितने लोगों के पास। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट बताती है भारत में टॉप के केवल 0.1% लोग के पास देश की 29% संपत्ति है। 1% लोग के पास तकरीबन 40% संपत्ति और 10% लोग 65% संपत्ति के मालिक हैं। इसी हाफ के बचे हुए 40% लोग, जिन्हें आप मिडिल क्लास भी कहते हैं, उनके पास देश की 29% वेल्थ है, जबकि दूसरे हाफ यानी 50% लोगों के पास केवल 6.5% संपत्ति है। अगर एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो लगभग 144 करोड़ के जनसंख्या वाले इस देश में केवल 15 लाख लोग टोटल वेल्थ के 29% के मालिक हैं। वहीं करीब 1.5 करोड़ लोग 40% वेल्थ और तकरीबन 15 करोड़ लोग 65% वेल्थ का मालिकाना हक रखते हैं। दूसरे तरफ बचे हुए 130 करोड़ लोग, जिन्हें आप मिडिल क्लास या गरीब भी बोल सकते हैं, उनके पास केवल 35% संपत्ति है। अगर गरीब को भी अलग से देखें तो तकरीबन 73 करोड़ लोगों के पास इस देश में केवल 6.5% संपत्ति है। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि अमीरों और गरीबों की स्थिति क्या है। अगर आपको लग रहा है कि अमीरों और गरीबों के बीच बहुत ज़्यादा फासला है तो रुकिए, सरकार ऐसा नहीं मानती। 25.5 गिनी स्कोर के साथ भारत दुनिया में इनकम इक्वालिटी के मामले में 4th पोजीशन पर है। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यंत गरीबी 2.3% है और 2011 से 2023 के बीच करीब 17 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आ गए हैं। मतलब अभी गरीबों और अमीरों के बीच अंतर कम हुआ है, पर क्या इसमें सच्चाई है, इसे आगे देखते हैं। गिनी स्कोर बनता है हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्विस से। सरकारी संस्थाएं NSSO PLFS लाखों घरों में सर्वे करती है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि पिछले 30 दिनों में आपके घर में खाने पीने, कपड़े, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ट्रैवल आदि चीज़ों पर कितने खर्चे हुए। फिर इन सब खर्चों को जोड़कर निकाला जाता है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि MPCE। एग्जाम्पल के लिए कोई गरीब परिवार खाने पीने, कपड़े, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट या ट्रैवल आदि चीज़ों पर महीने में 3,000 रुपये खर्च करता है, और कोई अमीर परिवार इन्हीं सब खर्चों के लिए महीने में 30,000 खर्च करता है। ऐसे में दोनों परिवारों के MPCE में 10 गुना का ही फ़र्क दिखता है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी एक दिन में 5 रोटी ही खा सकता है और एक अमीर आदमी भी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 रोटी ही खा सकता है, अपने पैसों के प्रोपोर्शनली 5,000 नहीं। यानी कि गिनी स्कोर MPCE के डेटा से यह तो बता सकता है कि अत्यंत गरीबी कम हुई है, पर यह नहीं बता सकता कि अमीरों और गरीबों के बीच का फासला कम हुआ है। पर एक दूसरी रिपोर्ट है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में गरीबी कम हुई है या बढ़ी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक आज जिस टॉप के 0.1% लोगों की संपत्ति 29% है, वही 1961 में केवल 3.2% थी। यानी कि इनकी संपत्ति में 26% का इजाफा हुआ है। टॉप के 1% लोगों की संपत्ति जो 1961 में तकरीबन 13% थी, वो आज बढ़कर 40% हो गई है। वहीं टॉप 10% की संपत्ति 1961 में 45% से बढ़कर आज 65% हो गई है। अब इनके दूसरे साइड मिडिल 40% यानी मिडिल क्लास की संपत्ति 1961 में 44% से घटकर 29% पर आ गई है, और बचे हुए 50% यानी गरीबों की संपत्ति 1961 में 11.4% थी, जो अब घटकर 6.5% पर आ गई है। इस डेटा से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इस देश में अमीर और गरीब ही होते गया है। ये तो बात थी वेल्थ की, लेकिन इनकम में भी ऐसे ही इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इनकम में भी टॉप 1% लोग नेशनल इनकम का 23% कंट्रोल करते हैं, जिनकी एवरेज इनकम 46 लाख है। टॉप 10% लोग 57% इनकम कंट्रोल करते हैं। वहीं बॉटम 50% लोग नेशनल इनकम का केवल 15% ही कमा पाते हैं, जिनकी एवरेज इनकम ईयरली 61,000 रुपये और मंथली केवल 5,100 के करीब है।
यानी कि इनकम में भी गरीबों और अमीरों के बीच 75 गुना का अंतर है। कंपेरेटिवली देखें तो वेल्थ की तरह इनकम में भी साल दर साल अमीरों का शेयर बढ़ा है और गरीबों का कम होता गया है। अगर कंजम्पशन की बात करें तो इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में इंडिया को 3 हिस्सों इंडिया 1, इंडिया 2 और इंडिया 3 में कैटेगराइज किया गया है। इंडिया 1 यानी कि टॉप 10% में 3 करोड़ हाउस होल्ड्स और 14 करोड़ लोग आते हैं जिनकी एवरेज इनकम $15,000 पर कैपिटा है। सिर्फ यही लोग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन यानी कि गैर जरूरी चीज़ों जैसे कि ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और लग्जरी पर देश में होने वाले खर्चों का 2/3 हिस्सा खर्चते हैं। इंडिया 2 यानी कि नेक्स्ट 23% में 7 करोड़ हाउस होल्ड्स और 30 करोड़ लोग आते हैं। इनकी एवरेज इनकम $3,000 पर कैपिटा है। ये लोग जरूरी और मिड रेंज सामान जैसे मोबाइल, टीवी, ट्रांसपोर्ट, फ्रिज पर पैसा खर्च कर पाते हैं। इंडिया 3 यानी कि बॉटम 67% में 20 करोड़ हाउस होल्ड्स और 100 करोड़ लोग आते हैं। ये लोग सिर्फ ज़रूरी चीज़ों जैसे खाने पीने, ज़रूरी कपड़े और थोड़ा बहुत जीवन जीने के लिए ज़रूरी सामानों पर ही पैसा खर्च कर पाते हैं। इनके पास एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल्स और लग्जरी चीज़ों के लिए कोई बजट नहीं होता। सेविंग्स भी ना के बराबर होती है। अब तक हमने जितना भी डेटा देखा सबसे यही बात क्लियर होती है कि इस देश में अमीर और गरीब ही होता रहा है। आप सोच कर देखिए, जहां एक और हम दुनिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं इस देश में सिर्फ 1687 लोगों के पास देश की आधी जीडीपी के बराबर दौलत है। वहीं दूसरी ओर आज भी देश में 100 करोड़ लोग मुश्किल से खाने पीने तक का ही पैसा कमा पा रहे हैं। उनके पास ना कोई बेहतर सुविधा है और ना ही सेविंग्स। आज भी 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के भरोसे जीवन चला रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर भारत में इतनी वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी का कारण क्या है। शायद ये इनइक्वालिटी आज की नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में है। ब्रिटिश राज में जमींदारी सिस्टम चलता था जिसमें किसान अपनी मेहनत का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों और ज़मींदारों को टैक्स के रूप में दे देते थे। नतीजन लाखों किसान गरीब से गरीब होते गए। हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने अमीर भारतीयों को और अमीर बनाया और गरीबों को और भी ज़्यादा गरीब। लेकिन इनइक्वालिटी सिर्फ कॉलोनियल नहीं थी। भारत का कास्ट सिस्टम पहले से ही तय करता था कि कौन ज़मीन का मालिक होगा और कौन मजदूर। इसका असर आज भी दिखता है। 88% भारतीय अरबपतियों की दौलत अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास है, जबकि SC और ST हाउस होल्ड्स में सिर्फ 12% ST और 5% ST रिचेस्ट ग्रुप में आते हैं। 1947 के बाद भारत ने इक्वालिटी का सपना देखा। जमींदारी अबॉलिश हुई, लैंड रिफॉर्म्स हुए, लेकिन अधूरे। एजुकेशन और हेल्थ सबको रीच नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि प्रिविलेज्ड कास्ट और क्लासेस की पकड़ बनी रही और गरीबों की मोबिलिटी बहुत लिमिटेड ही रही। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन आया, फॉर्मल ग्रोथ तेज हुई, IT सेक्टर बूम हुआ, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी। डेटा कहता है 2017 में टॉप 10% रिचेस्ट के पास देश के 77% वेल्थ थी और सिर्फ उसी साल में 73% नई वेल्थ टॉप 1% ने कमा ली। मतलब ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सिर्फ अमीरों की जेब में ही गया। अब जरा सोचिए, गरीब और मिडिल क्लास ज़्यादा टैक्स देते हैं या अमीर? सच्चाई ये है कि भारत में ज़्यादातर टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि GST, जो गरीबों की इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। बॉटम 50% लोग टॉप 10% के मुकाबले अपनी इनकम का 6 गुना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। दूसरी तरफ कंपनियों और अमीरों को हर साल करोड़ों के टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलते हैं। मतलब जिस क्लास के पास वेल्थ भी ज़्यादा है और इनकम भी, उनका योगदान सरकारी खजाना भरने में कम है और टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलता है। किसी और सेक्शन के मुकाबले इनको लोन्स भी कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। कई बार तो इनका हज़ारों करोड़ का लोन बहुत से छोटे अमाउंट देकर सेटल हो जाता है और दूसरी तरफ गरीब लोन ना चुका पाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ इनको लोन्स देने के लिए भी नए नोट्स छापने पड़ते हैं, जिसकी वजह से महंगाई फिर से बढ़ती है, जिसका खामियाजा फिर मिडिल क्लास और गरीबों को ही भुगतना पड़ता है। इंडिया में इनइक्वालिटी जियोग्राफी से भी जुड़ी है। अर्बन वर्कर की एवरेज सैलरी रूरल वर्कर से 44% से ज़्यादा है। स्टेट्स में भी फ़र्क है। केरला और गुजरात जैसे स्टेट्स में एवरेज स्पेंडिंग नेशनल एवरेज से कहीं ऊपर है, जबकि बिहार और झारखंड बहुत पीछे हैं। मतलब इनइक्वालिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पैदा हुए हो।
कास्ट, जेंडर और एजुकेशन आज भी बैरियर्स बने हुए हैं। रूरल वुमेन की सैलरी रूरल मेन से 51% से कम है। अर्बन वुमेन भी अर्बन मेन से 29% कम कमाती हैं। पुअर परिवार पब्लिक स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स पर डिपेंड करते हैं, जहां क्वालिटी लो है, और यही साइकिल उनकी अगली जनरेशन्स को भी फंसा देती है। रिसेंट डेटा और भी शॉकिंग है। टॉप 0.001% यानी कि सिर्फ 8,000 लोग इस देश की 17% वेल्थ ओन करते हैं। कोविड पैंडेमिक में जहां एक और लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, तब इंडिया ने 40 नए बिलियनियर्स बनाए और 100 रिचेस्ट इंडियंस की वेल्थ डबल होकर करीब 57 लाख करोड़ तक पहुंच गई। तो फिर इनइक्वालिटी बढ़ने के असली कारण क्या हैं? कॉलोनियल लैंड ग्रैब्स, कास्ट बैरियर्स, अधूरे रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, टैक्स पॉलिसीज या रीजनल और सोशल डिवाइड्स? शायद सबने मिलकर इस खाई को और गहरा ही किया है। अब सवाल ये नहीं है कि इनइक्वालिटी क्यों है, सवाल ये है क्या हम इसे बदल सकते हैं। क्या इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट भी इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी के खाई को बड़ी करने में एक रीज़न है? और क्या है अभी भारत का करेंट एम्प्लॉयमेंट रेट? इसको जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।